नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हमारी इंडिया की क्लासेस के दौरान हमारे टीचर ने एक हमसे क्वेश्चन पूछा था। कुछ दिन पहले मैंने वो सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी डाला था और आप लोगों से भी पूछा था। तो क्वेश्चन ये था कि इंडिया चाइना से या और भी डेवलपिंग कंट्रीज से इतने पीछे क्यों है। लाइक चाइना को, जापान को, सिंगापुर को, इन सबको एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली थी, जब इंडिया को लगभग 2-4 साल के आगे पीछे में हुआ था। तो ऐसे में बाकी कंट्रीज बहुत आगे है, किसी कोई कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है, बट हम लोग चाइना से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन और सारी चीज़ें लगभग बराबर ही थी। तो ऐसे में वो इतना बड़ा आज सुपर पावर कंट्री हो गया है और हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में गिने जाते हैं। तो ऐसा क्यों था? तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। लाइक किसी ने कहा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, किसी ने कहा कि पॉपुलेशन की दिक्कत है, करप्शन प्रॉब्लम है, पोवर्टी एक कारण है, और बहुत सारे लोगों ने करप्शन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मेन कारण कहा। बहुत लोगों ने पॉपुलेशन को भी कहा था, और आप में से भी, मैं इंस्टाग्राम पे जो मैंने पोल डाला था और आपने जो आंसर किया था वो भी मैं अटैच कर दूंगा, आप देख लेना आप लोगों ने क्या दिया था। तो मेरा आप लोगों को ये आंसर है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। रीज़न मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे करप्शन आंसर किया था, बट करप्शन क्यों है? जब आप एक ऑफिस में किसी दो ऑफिशियल को देखो काम करते हुए और लाइन 500-500 लोगों की हो, तो करप्शन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे अमीर होगा उनमें से, जिनके पास पैसे होंगे, वो सबसे पहले आ करके पैसे दे करके और काम करवा के निकल जाएगा। आप कहोगे कि पॉपुलेशन कारण निकल के आता है। पॉपुलेशन आप खुद जानते हो कि पॉपुलेशन या कोई भी चीज़ें चाइना में भी है, हम लगभग बराबर पे चलते हैं। तो इन सब से बड़ा जो रीज़न है वो निकल के आता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो 1950s में होगा वही आज रह गया, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। हम लोग कभी भी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, ज़्यादा थियोरीज पे काम करते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा आपसे आज जो कंसर्न है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने का। क्योंकि लास्ट लगभग 1.5 से 2 महीने में हमने दो बड़े मेजर प्रोटेस्ट देख लिए, और वो भी एजुकेशन को लेकर के। पहले हमने दिल्ली में देखा, अभी हमने झारखंड में देखा। मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके ज़रूर देखना। और इन सब के बाद हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तो देखिए, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट पे चलता है, 3 पिलर्स हैं उसके। सबसे पहला है स्कूल, देन कॉलेज, देन कोचिंग। हम तीनों पे एक एक करके बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्कूल से। आपको पता है कि पिछले जनरेशन के मुकाबले अभी लड़के या लड़कियां सारे लोग स्कूल जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की बात थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 95% लोग अभी बेसिक एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूल जाने के बाद भी वो एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिल पा रही है, सबको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे स्कूल में, हम इसको दो अलग अलग पार्ट में समझेंगे, एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग और प्राइवेट स्कूल के लिए अलग। तो हम सबसे पहले अभी प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्राइवेट स्कूल से होंगे। आप, मैं, सब लोग भी प्राइवेट स्कूल से हैं। तो प्राइवेट स्कूल में क्या है, एक हमारी सीबीएसई में एक पॉलिसी है जिसको हम लोग नो डिटेंशन पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब ये है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ, कि क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। आप जैसे भी हो, आपको ग्रेस मार्क दे करके या कैसे भी आपको रोकना नहीं है, आपको प्रमोट कर देना है। क्योंकि 9th में आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाती है और 10th में आप बोर्ड देने लायक हो जाते हो। तो ऐसे में जो भी बच्चे 8 क्लास तक जो इनकॉम्पिटेंट थे, जो उस लायक नहीं थे, उनको भी प्रमोट कर दिया गया। उनकी जो हो सकता था वो थोड़ा एफर्ट और लगाते और चीज़ें करते, वो चीज़ें उनमें नहीं हुई। और उसके बाद तो आपको पता ही है, वैसे बच्चे फिर बोर्ड्स में फेल होते हैं या 10th में भी पास हो जाते हैं तो 11th-12th में फेल कर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, अपने क्लास में आसपास में सुना ही होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है हमारा सिलेबस। यहाँ पे स्कूल में टीचर्स को सबसे पहले इस चीज़ के लिए फोकस करवाया जाता है कि आपके क्लास से कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये बाद की बात है, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देना है। आप कितने दिन क्लास चलते हैं उस पर मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें सिलेबस खत्म कर देना है, भले किसी बच्चे को समझ आता हो ना आता हो। इस पे दिक्कत क्या आती है ना, कि जब एक टीचर का मोटिव एक चैप्टर को कंप्लीट करवाना है, तो वो नॉलेज डिलीवर नहीं हो पाती है। वो ये देख नहीं पाते कि ये बच्चा जो कमज़ोर था इस चीज़ में, क्या उसने वो चीज़ सीखी या नहीं सीखी, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब इससे निकल के आती है हमारी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं टीचर? क्योंकि इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे टीचर्स को
सम्मान के नाम पे तो बहुत कुछ हम दे देते हैं, हम उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं, बट शायद सैलरीज बहुत कम देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कि जहाँ पे सैलरीज तो दे रही है गवर्नमेंट, फैसिलिटीज़ भी दे रही है, तो यहाँ क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला इसका है सिलेक्शन प्रोसेस। टीचर ही इनकॉम्पिटेंट हैं। बच्चे स्कूल आते हैं दो कारणों से, पहला उनको मिड डे मील मिल जाती है, और दूसरा उनको कुछ पैसे जो स्कूल आने के मिलते हैं, लाइक यूनिफॉर्म्स के, साइकिल्स के, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, और उसको वो अपने घरों में दे देते हैं और पेरेंट्स उसको यूज़ कर लेते हैं, वो कभी पढ़ाई में खर्च नहीं होते। तो इसको जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जा करके, और वहाँ पे मेरे को यही देखने को मिलता है कि बच्चे आ ही रहे हैं इसलिए ताकि उनको दोपहर का खाना मिल जाए, जो हम लोग मिड डे मील बोलते हैं, और उनको राशन मिल जाए, पैसे मिल जाए। आपने आंगनबाड़ी का स्कीम सुना होगा, जिसमें बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे राशन बांटे जाते हैं, सारी चीज़ें बांटी जाती है, पेरेंट्स आ जाते हैं लेने के लिए कि इस बारी ये नहीं बटा, वो नहीं बटा, लेकिन किसी ने आज तक कंप्लेन नहीं करी होगी यहाँ पे स्कूल कितने दिन चल रही है, पढ़ाई कितने दिन चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारा एक एजुकेशन सिस्टम का ही फेलियर है। इसके बाद मोस्टली जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको बहुत सारी चीज़ों में उलझाया जाता है, जैसे कि सेंसस में, इलेक्शंस में, वो सारे काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो टीचर प्रेजेंट होने चाहिए स्कूल में वो लगभग नहीं होते हैं। लगभग 25% टीचर्स तो होते ही नहीं हैं स्कूल्स में, और ये एक डेटा सर्वे में ही पता चला था कि 25% स्कूल्स में टीचर थे ही नहीं। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कि हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर्स असाइन होने चाहिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टीचर्स देखे गए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ पे ये निकल के आता है कि लगभग 90+ स्टूडेंट्स पे एक टीचर है। यहाँ पे टीचर्स की कमी आ जाती है। टीचर्स की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अभी खाली है, 16% वैकेंसीज अभी भी खाली है जिसमें टीचर्स को रिक्रूट करना है, बट गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर पा रही है। लगभग 10 लाख टीचर्स, लगभग इतने टीचर्स की भर्ती और होने चाहिए, तब जा कर के हमारे स्कूल में जो टीचर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। अब इन सब के बाद अगर बच्चा किसी तरह पढ़ लिख करके स्कूल से पास करके किसी कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज में दो दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई कि वहाँ पे क्लासरूम्स की भी दिक्कत होती है, टीचर्स नहीं आते हैं, टीचर्स को इन सारी चीज़ों में उलझा जाता है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहीं हद तक बेहतर है। वहाँ भी प्रोफेसर्स की कमी है, बट जितने हैं वो लगभग ठीक ठाक से अभी चल रहे हैं, और ऐसे में कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं है, बट पुअर सिलेबस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज से हम अगर कंपेयर करें, लाइक चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, जो जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे कॉलेज की जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये है कि उनको प्रैक्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिलवाया जाता है, थ्योरीज में उतना ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है, उनको ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो कॉलेजेस हैं वो लैक करती हैं। IITs, IIMs, एम्स थोड़ा अच्छे भी हैं, बट बाकी कोई मीडियम रेंज की कॉलेजेस नहीं है। लाइक IIT NIT के बाद कोई ऐसा बीच में गैप फील करने के लिए कॉलेजेस नहीं है जहाँ पे एवरेज बच्चे भी कुछ कर सके। तो वो एक दिक्कतें हैं, कॉलेजेस कम हैं, ये सारी एक दिक्कतें हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा रोल निकल करके सामने आता है वो निकल के आता है कोचिंग इंडस्ट्री का। क्योंकि अभी देखिए, आप सिंपल सी बात समझिएगा कि कॉलेज जाने से पहले, सारे कॉलेज अच्छे कॉलेजेस में जाने से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। लाइक NDA में जाने के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए आपको NDA के एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। फिर IITs के लिए JEE देते हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, मेडिकल कॉलेजेस जाने के लिए इस तरह से क्लैट का एग्ज़ाम है। आप लगभग सारे ये एग्ज़ाम आप जानते होंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं ना कहीं लेते हैं, CA के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। और ये सब करके इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा लोग उठा रहे हैं वो कोचिंग वाले हैं। क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का लास्ट ईयर का बजट अगर आप देखोगे, टोटल जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो 60,000 करोड़ का है। टोटल 60,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री है। जबकि जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया, थोड़ा ये प्राइसेस कम हुए, सारी चीज़ें हुई, बट एवरेज अभी भी एक इंडियन पेरेंट अपने बच्चे पे 5 लाख रुपए खर्च करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री पे पर ईयर का, ये डेटा है। और ऐसे में जितने भी कोचिंग आप देख रहे हो, चाहे UPSC के लिए हो या किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, इसमें दिक्कत ये आती है ना कि जितने भी बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं,
इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये कोचिंग तभी कर पाते हैं क्योंकि कोचिंग आपको भी पता है कि लगभग 4 से 5 घंटे की कराते हैं ये। तो ऐसे में दिक्कत ये होती है कि उनको कहीं ना कहीं डमी स्कूल चुनना पड़ता है, जिसको हम लोग नॉन अटेंडिंग स्कूल्स कहते हैं, या नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस में वो एडमिशन लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक फेलियर है। अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझो कि अगर स्कूल या कॉलेज बच्चे नहीं जा रहे हैं उसके बाद कोचिंग जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं कि पहले जो भी पॉलिटिशियंस होते थे, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकिंग कॉलेजेस में रहता था। लाइक आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो देखोगे, प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिशियन का कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर रहता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में, मैं नाम ऐसे मेंशन नहीं करना चाहता, बट आप किसी भी कॉलेज का अगर देखते हो, जो Tier 2 कॉलेजेस है जो प्राइवेट में अच्छे कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता ही रहता है उसके। या फिर हो सकता है HOD होंगे, या फिर हो सकता है कोई वो होंगे, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े ही रहते हैं। इसका एक और पार्ट है जो हमेशा चर्चे में रहता है, वो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आपको भी पता है अभी जितनी भी प्रोटेस्ट चली, लगभग गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर के चली है। क्योंकि समझने की बात ये है ना कि जब हम कोई भी कोचिंग में जाते हैं तो वो दो ही चीज़ों के लिए जाते हैं, या तो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब कॉलेज वाली सिस्टम ये है कि आप एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद कॉलेज में जाते हो, उसके बाद जो भी पढ़ाई करते हो वहाँ से आपको प्राइवेट में या जो भी गवर्नमेंट में आपकी प्लेसमेंट लगती है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात आती है, यहाँ पे सीन और अच्छा चल रहा है। ये आप समझना कैसे। अभी मान लो अगर आपने न्यूज़ को कवर अप किया होगा तो आपको पता चला होगा कि JPSC में जो भी चीज़ें हुई थी उसको लेकर के गवर्नमेंट ने सारे एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया। कुछ जो स्टूडेंट जिनके नहीं सिलेक्शन हुए वो पहले धरने पे आए, अभी जिनकी जॉब हो गई वो धरने पे आ रहे हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट ने, सही बताऊँ तो, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर वो एग्ज़ाम कैंसिल भी कर रहे हैं ना, तो आपको बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि 2016 में वो वैकेंसी निकली थी JPSC की, और 2025 तक वो फाइनल हुई है। अगर 9 साल में अगर वैकेंसीज कंप्लीट हो रही है, उसके बाद लोग 20 दिन 25 दिन ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जाकर के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो वो कोई सक्सेस नहीं है। अगर आप देखो, अगर 10 साल में आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाए, एक वो भी ऐसा एग्ज़ाम जिससे आपके लाइक ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं, उसको अगर आप ढंग से फ़िल्टर आउट नहीं कर पाते, तो फिर क्या पॉइंट है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने का, या फिर जो भी एजेंसी इसको करवाती है। या फिर आप उस एग्ज़ाम की वो सारी वैकेंसीज़ को कैंसिल कर देते हो, एग्ज़ाम के लिए कर देते हो, इन्वेस्टिगेशन करा देते हो, कुछ भी करा दोगे, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि वो गलती हो चुकी है। और जो चीज़ 1 साल में हो जाती है, जिसके प्रोसेस को 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, आपने उसको 8-8, 9-9 साल लगा दिए। और अब वो तो गलती करी ही करी, अब जो लोग जॉब में थे ऑलरेडी उनको भी हटा दिया। आपकी तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी गई। और यही चीज़ें आगे चल के हमारे देश को फिर करप्शन इन्वॉल्व हो जाती है चीज़। बिना करप्शन के तो ये चीज़ ही नहीं होती। करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, फिर हम लोग पॉपुलेशन को ब्लेम करते हैं, हम लोग इनको ब्लेम करते हैं। सारा चीज़ एक एजुकेशन सिस्टम पे ही टिका हुआ है। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम सही रहता तो ये सारी दिक्कतें किसी को नहीं फेस करनी पड़ती। आज चाइना या फिर जापान या साउथ कोरिया इसलिए आगे नहीं हुए, सिंगापुर इसलिए आगे नहीं हो गया क्योंकि उनके पास दिक्कतें नहीं थी। मानता हूँ हर कंट्रीज़ के पास कुछ ना कुछ फेवर करने के लिए चीज़ें थी, बट कहीं ना कहीं जब तक उनका स्टूडेंट, उनका यूथ जब उन चीज़ों में नहीं घुसता है, तब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होती है। हमारे यूथ का काम ही यही है कि जब वो अगली थिंकिंग लेकर के आएगा और चीज़ें करेगा तो वो निखर के आती है। गवर्नमेंट जॉब के साथ क्या समस्या हो जाती है कि गवर्नमेंट जॉब पहले तो फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत कम वैकेंसीज आती है। देखो 60% ग्रेजुएट्स तो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं क्योंकि उनके पास सही स्किल्स नहीं है, कोई वो अच्छे कॉलेज से पढ़े नहीं हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि 300-400 ऐसे गिनी चुनी वैकेंसीज आती है। और इस तरह से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। कहीं से भी कोई एक छोटी सी भी चीज़ नहीं बची है जिससे हम लोग कह सकें कि हाँ, आप या मैं कोई भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी नहीं कर सकता। इसमें अब यही हो गई है, हम लोग कंपटीशन कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो इनका प्रोसेस है, लाइक अगर हम कहें कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा ले रहे हैं, नहीं, एग्ज़ाम अच्छा नहीं ले रहे हैं, वैकेंसीज कम कर दे रहे हैं। अगर आप अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम लोगे ना तो एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। एग्ज़ाम क्या है? एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है कि हमने इन भीड़ में से ऐसे क्रीमी स्टूडेंट्स को छाँट दिया। लेकिन जब आप वैकेंसीज ही कम कर रहे हो तो आपके जितने वो ऐसे भी क्रीमी ही हैं, वो कोई फ़िल्ट्रेशन आपने करी नहीं है। अगर जहाँ पे लाख 2 लाख लोग बैठ रहे हैं और उसमें से अगर 20,000 सेलेक्ट हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपने फ़िल्ट्रेशन किया भी है। अब 10-20 तो ऐसे गिने चुने बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड है, वो आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।
तो वैकेंसीज़ की दिक्कतें तो है ही, और उसी की वजह से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास ना जॉब है, ना पढ़ने के लिए कॉलेजेस हैं, स्कूल लेवल पे सारी चीज़ें ख़राब है, और सारी चीज़ें ख़राब होने के बाद लास्ट में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और चीज़ें करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये चीज़ें मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप समझो, एक बार हमने क्वेश्चन किया तो यूनियन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, एक बार यहाँ क्वेश्चन किया गया तो कम से कम 11 साल 10 साल पुराने एग्जाम्स को कैंसिल किया गया। ऐसे अगर यही चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से थोड़े स्ट्रिक्ट होते, एज यूथ हम क्वेश्चन करते रहते, तो शायद ये चीज़ें और बेटर हो सकती थी। बट हम लोग अब आगे से ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और गवर्नमेंट को और किसी भी सेकेंडरी बॉडी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन पे हमेशा ये दबाव होना चाहिए कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से होना चाहिए। ऑलरेडी आप वैकेंसीज कम निकालते हो, उसमें भी अगर फेयरनेस नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे लोग। ठीक है, इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।